प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम अनुसार गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की विदेशी शक्तियों पर अधिकार, समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना और समुद्रगुप्त का साम्राज्य तथा शासन नीति के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर चर्चा करेंगे। प्रशस्ति की 23वीं-24वीं पंक्तियों में कुछ विदेशी शक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिनके विषय में बताया गया है कि वे स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करना, कन्याओं के उपहार एवं अपने अपने राज्यों में शासन करने के निमित्त गरुड़ मुद्रा में अंकित राजयाज्ञा के लिए प्रार्थना करना आदि विविध उपायों द्वारा उसकी सेवा किया करती थी। ये शक्तियाँ, जिनमें देवपुत्र शाही, सहानुशाही, इससे तात्पर्य कुषाणों से है, कुषाण गुप्तों के समय पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे और उनका शासक देवपुत्र शाही एवं सहानुशाही की उपाधियां ग्रहण करता था। शक लोग गुप्तों के समय में पश्चिमी पंजाब पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त का समकालीन शासक रुद्र सिंह तृतीय 348 से 378 ईस्वी था। मुरुंड शब्द चीनी वंग का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ स्वामी होता है। इस प्रकार शक मुरुंड का तात्पर्य शक शासक से लिया जाता है। सिंहल, इससे तात्पर्य लंका द्वीप से है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघ वर्ण था। उपरोक्त विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ और भी विदेशी शक्तियां थी, जिन पर समुद्रगुप्त ने अधिकार कर उन्हें अपने अधीनता स्वीकार करवा लिया था। क्योंकि प्रशस्ति में सिंहल के बाद आदि सर्वद्वीप वाशविक उल्लेखित मिलता है। इसका संकेत दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से हैं। यहीं से हिंदू उपनिवेशों के शासक इस समय अपनी मातृभूमि से संबंध बनाए हुए थे। जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक नामक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल नामक राजा का उल्लेख हुआ है, जो अपने को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। कुछ कुषाण मुद्राओं पर समुद्र तथा चंद्र नामांकित है तथा शकों का प्रभाव से हम ये देखते हैं कि शकों के कुछ सिक्के भी गुप्त प्रकार के हैं, अर्थात इनमें शकों तथा कुषाणों पर गुप्त शासकों का प्रभाव स्पष्टतः सिद्ध होता है। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना। अपनी विजय से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन ये लगता है कि इस
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन प्रयाग प्रशस्ति लिखे जाने के बाद हुआ, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख नहीं है। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को करने वाला कहा गया है, परंतु यह उल्लेख अतिरंजित है, क्योंकि गुप्तों से पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसके द्वारा अश्वमेध किए जाने के प्रमाण हैं। इनके मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए अश्व की आकृति और पृष्ठभाग पर मुद्रा लेख अश्वमेध पराक्रम अर्थात अश्व ही जिसका पराक्रम है उत्कीर्ण मिलता है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रलेख से समुद्रगुप्त के ये साक्ष्य मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था की जानकारी मिलती है। अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला शासक उसमें कहा गया है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य और शासन। अपने विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था, अर्थात कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिण प्रांत के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसके अधीनता स्वीकार करती थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने पिता से जो राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में कहा गया है कि उसने अपने बाहुबल के प्रसार द्वारा भूमंडल को बांध लिया। समुद्रगुप्त के इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अत्यंत नीति निपुणता के साथ शासन का संचालन किया। केंद्रीय विभाग का शासन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। प्रशस्ति में उसके कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे संधि विग्राहक, यह संधि तथा युद्ध का मंत्री होता था। खाद तपक्तिक, यह राजकीय भोजनशाला का अध्यक्ष था। कुमारामात्य, यह आधुनिक प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की भांति होता था। महादंड नायक दिनेश चंद्र शर्मा की राय में देखें तो यह पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी तथा फौजदारी का न्यायाधीश था। इसके अलावा हमें यह भी संकेत मिलते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्यों को प्रांत और जिलों में बांट रखा था। प्रांत को भुक्ति और जिलों को विषय के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व और चरित्र। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण हमें उपलब्ध है उससे स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता को रखने वाले शासक थे, जिसका परिणाम उसके द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत की विजयों से हम लगा सकते हैं। दूसरा, समुद्रगुप्त विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। विद्वान होने के कारण उसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। यद्यपि हमें उन्हें किसी रत्ना की जानकारी नहीं मिलती, समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक रहा।
क्योंकि उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बहुत साक्ष्यों से पता चलता है कि कोई गुप्त सम्राट विद्या का उदार संरक्षक था और उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया। वामन के काव्यालंकार सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है, जिसमें समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। वसुबंधु का काल चतुर्थ शती ईस्वी माना जाता है, अतः उसका संरक्षण समुद्रगुप्त ही रहा होगा। इसके अलावा इसके दरबार में और भी विद्वान जन निवास करते होंगे। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ शासक था, जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासन किया। उसे धर्म की प्राचीर कहा जाता है। उसने ब्राह्मणों को सहस्त्रों गांव का दान दिया। उसके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। वह सर्वगुण संपन्न सम्राट था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और प्रमुख होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन का दर्जा दिया है।